औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। हाइको पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट की तरफ से आप सबको इमरान कयूम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा वेबिनार जो आज का वेबिनार है उसका टॉपिक है लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट, और आज हमारे साथ हैं लेयर स्पेशलिस्ट हैं, केजेस के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नवाज अहमद। डॉक्टर नवाज अहमद के साथ मैंने भी बड़ा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी ये 2.2 मिलियन प्रोजेक्ट पे काम किया है। हमने एसपी लेयर का जो एसपी एक्स का जो है वो हमने किया है, फ्रॉम ए टू जी हमने काम किया है। आई वाज द हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेंटिलेशन एंड डॉक्टर साहब इज द हेड ऑफ फॉर्म्स। सो he have a great of yeah, he have a lot of knowledge and great experience. Yes. So welcome Dr. Nawaz Ahmed. Welcome sir. Assalamu alaikum. Thank you. I think the such declarations by me thank you very much. You are really doing a great job in production. Basically, produce system, I think some of my great astronomers, older and modern poultry system. So my responsibility, I have been allotted assignment brooding. So I will first of all thanks go for this team of that who are really doing very well for the fusion of this farming system and particularly farming in this country. And as our scenario upcoming, we will go through train of farmers over lands about modern techniques and still techniques. डॉक्टर साहब मैं ये बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब एक तो ये है कि हमारे सुनने वाले जो हैं हमने ये उर्दू में प्रोग्राम करना है, और क्योंकि हमारा जो आप नया जो कोर्स आ रहा है वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स होगा, लेकिन उर्दू में इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 90% जो हमारा फार्मिंग के लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, तो वो लोग सारे जो हैं वो उर्दू उनके लिए जो है बेस्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको उर्दू में हमें बताएं। आप हमें बताएं कि लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट जो है, लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती है, और इसके लिए अहम जो बातें हैं वो हमें बताएं, और जो आप कोर्स ला रहे हैं उसका सारा आप हमें एक पूरा स्केच बताएं आप हमें कि आपने जो मैं कोर्स हैं जो प्रैक्टिस हैं वो थोड़ा सा जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज स्लो है। डॉक्टर साहब आपने हमें बताया था कि आप जो है जो लेयर ब्रूडिंग मैनेजमेंट है और स्पेशली जो केज का है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आपने हमें जो इसके मेन जो आपने पॉइंट कवर करने हैं अपने कोर्स में, आपने कहा था कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन टू फार्म, दूसरा था प्रिपरेशन बिफोर अराइवल ऑफ चिक्स, उसको किस तरह आपने बर्ड के आने से पहले, चिक्स के आने से पहले कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है। फिर उसके बाद चिक्स प्लेसमेंट, ये बड़ा अहम चीज है। फिर आपने कहा था ब्रूडिंग मैनेजमेंट, तो आपने कहा था कि ऑल रिलेटेड प्रैक्टिस लाइक टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ हाउसेज, अराइवल ऑफ चिक, रिसेप्शन इंस्पेक्शन, इफ चिक्स क्वालिटी, स्पेस पर बर्ड, सैम्पलिंग, वाटरिंग, एक्स्ट्रा फीडर्स, फीडिंग, लाइट इंटेंसिटी, ये सारा आपने मुझे बताया अभी, एंड ड्यूरेशन, मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, crop fill, test and flock, weight and uniformity. And the last but not the least is the environment ventilation.
जी, and मुझे house आपकी आवाज जो है temperature। ना बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, आपकी आवाज जो है वो। और डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि इन्वायरमेंट जो है, वेंटिलेशन और हाउस टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी है, और उसके बाद एयर वेलोसिटी है, स्टैटिक प्रेशर है, और फैन चेकलिस्ट है, ये पूरी आपको बताई जाएगी। एंड ब्रूडर्स प्री हीटिंग टाइम जो है वो है। और फिर जो है बायोसिक्योरिटी है, बायोसिक्योरिटी भी उन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया है। प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, एंट्री प्रोटोकॉल्स है इसमें, इस कोर्स में डेली रिकॉर्ड है, फार्म फ्लॉग एंड फूड सेफ्टी है, पोस्टमार्टम है, और एंटी मॉर्टम स्टडीज है फॉर बेस्ट रिजल्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो दूसरा उनके पास है, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है आपको ब्रूडिंग के इंतजाम जो हैं, उसके बाद उसके बाद उसका जो डिसइंफेक्शन कैसे की जाती है, उसकी इस्तेमाल कैसे किया जाता है चिक्स का, और फिर उसका मुआयना कैसा किया जाता है, फिर आप बताया था आपने हमें कि उनका म्यार चेक किया जाता है, उनका फिर पानी है उसका उसका स्पेशल हमने करना है, उसकी वैक्सीनेशन सारे आपने प्रोग्राम देने हैं, फिर उसका जो है टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है, और फिर कैसे रखना है उसका, फिर उसकी नमी कितनी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने हमें बताई थी। और दूसरा ये था कि आप हमें बता रहे थे कि आपने हमें ये भी बताया था कि इस कोर्स पे आपने बड़ी ज्यादा मेहनत की है। तो डॉक्टर साहब प्लीज काइंडली आप हमें बताएं, पहले अपना बताएं, अपना आपने कहाँ कहाँ काम किया है, और प्लीज आप हमें ये बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बताएं जी। आपकी स्टार्टिंग तो मतलब जी मच इमरान साहब। सबसे पहले तो आपका आपको मैं सारे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो आपने ये बहुत भलाई का काम, सदका जारिया वाला काम जो किया हुआ है, कि जिस तरह से हम उनको प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं, आप टेक्निक्स ट्रेन कर लोगों को स्टैंडर्ड टेक्निक्स ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक सदका जारिया भी है, और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी, हम सब के लिए, पोल्ट्री प्रोफेशनल के लिए, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, सुपरवाइजर हजरात और जो आम लोग हैं, क्योंकि ये तो पूरी लाइफ का एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और खासकर जो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया इस फोरम पे मुझे प्रेजेंट करने का। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ भी कुछ सा काम किया है, बड़ा अच्छा हमारा है। मैं सादिक पोल्ट्री से शुरू किया था, लेयर पे ही शुरू किया था 2013 में, और 2013 से अभी तक जो है वो लेयर में 7-8 साल से लेयर की भी फील्ड काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सादिक पोल्ट्री के साथ काम किया। इसके अलावा उनके बाद मैंने अपनी कंसल्टेंसी भी करता हूँ, फ्लोर पे भी, रेयरिंग में भी मेरी इस काफ़ी एक्सपोजर है, केज में भी है, फ्लोर पे भी है। तो बाकी लेयर के हवाले से, क्योंकि मैं टोटल जितना भी अरसा है वो लेयर में ही गुजारा है। तो जो मैं आपने एक जिम्मेदारी दी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करेंगे हम कि अच्छे तरीके से पर्सनली साइंटिफिक वे से लोगों को लेके चलें, साइंसी तरीके लेके चलें, ताकि लोग जो हैं वो ग्रो करें। जब अल्टीमेटली कम्युनिटी ग्रो करती है तो उसका वो होता है, हमें भी फायदा होता है, और जो फील्ड होती है, जो सेक्टर्स होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो लेयर ब्रूडिंग के वैसे है। ब्रूडिंग जो होती है, ये बेसिक है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप, कि लेयर क्योंकि साल इसने चलना होता है। तो जो ब्रूडिंग होती है 0 से लेके 8 हफ्ते तक, ये बुनियाद है, फाउंडेशन के आपने जितनी भी बुनियादें रखनी है, उसने इतना ही अच्छा जो है वो उसको उसने आपकी जो तामीर है जो वो उतनी अच्छी होगी। तो ब्रूडिंग से पहले भी एक जो उसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेटरी मोड होता है, कि उसकी आप तैयारी कैसे करनी है। तो आपका जब क्योंकि हम मोस्टली जो आपने मतलब सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से जो है परहेज बेहतर है।
तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उस पर बजाय के बाद में कोई मसला आए तो हम उसको कंट्रोल करें, इसलिए हम कोई काम शुरू करने से पहले इस बारे में एक करते हैं कि इसके प्रिवेंशन, कल कोई कंस्ट्रेंट्स आते हैं, कोई रुकावटें आती है तो हमने इसको कैसे कंट्रोल करना। सबसे पहले जो जरूरी चीज है ब्रूडिंग शुरू करने से पहले वो शेड की तैयारी, कि आपने शेड की तैयारी कैसे करनी। तो शेड की तैयारी में सबसे पहले जो है शेड की सफाई जरूरी है, कि शेड की मुकम्मल सफाई हो, आपकी जो पैलाक है उसमें उसके निक के बाद कम अज कम भी आप उसको महीने डेढ़ महीने का वक्फा दें। उस महीने डेढ़ महीने के वक्फे में आप शेड की मुकम्मल प्लान वाटर के साथ वॉशिंग करनी है। उसके जो पिछले फ्लाक के सारे रेजिड्यूज हैं, जो भी उसके मिलिटर मटेरियल है, फेदर्स हैं, उन चीज़ों को फार्म से एरेडिकेट करना होता है, निकलना होता है। आप प्लान वाटर के साथ उसको वॉश करें। उसके बाद आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीच के साथ अच्छे से वॉशिंग करें। और दूसरा फिर ये है कि आप जो शेड का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के आया, कोई आपकी कोई दरारें तो नहीं है, शेड के फ्लोर में कोई दरारें तो नहीं है, कोई दीवारों में कोई दरारें तो नहीं है। मतलब अक्सर देखा गया है कि फ्लोर पे लोगों को कॉक्सी का मसला आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि मैंने 4 या 5 फ्लाक जो है रेयर किए हैं, एक में भी कॉक्सी का मसला नहीं बना। उसका ये है कि हम लोग जिसमें कोई दरारें होती हैं, कोई क्रेविसेस होते हैं, उस मुकम्मल तौर पे सील करते हैं। अगर कोई जरा सा भी कोई इंसेक्ट हमें मिलता है तो उसके लिए हम स्प्रे करते हैं, बाकायदा नागा स्प्रे होती है वो करते हैं। और अच्छी स्प्रे जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैं वो करते हैं। उसके साथ साथ जो भी क्रेविसेस हैं उसको हमने उनको बिल्कुल सील आउट करता है। दूसरा ये है कि आप फिर वॉश करते हैं, क्योंकि चूना जो है वो डिसइंफेक्टेंट एक यूज होता है, वाइट वॉश करके शेड के आप उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये थोड़ी सी प्रिपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि आपने उसकी कैसे वॉशिंग करनी है। तो वॉशिंग का तरीकाकार यही है कि आपने 0.5 से 1% तक आपने उसको ब्लीच के साथ वॉश करें अच्छे से, सारी जितनी भी कोई भी पिछले फ्ला कोई भी रेजिड्यू ना रहे। शेड को खाली करने के बाद आपने उसका ये करना है। फिर एक जो इसमें इंडिकेशन है उसमें ये करना है कि जब आप शेड अच्छी तरह वॉश कर लें, अपने डिश निकाल लिए, उसकी जो लाइनें हैं वो फ्लश कर ली, तो वो लाइनें जो आपकी फीड है उनको आपने पिंकी में वॉश करके धूप में रख दिया। और फिर आपने एक प्रैक्टिस करनी होती है, 16 गैलन पानी में 1 किलो प्लास्टिक सोडा लगा के 1 इंच तक पूरी पानी की तह लगे शेड को छोड़ देना है 3-4 दिन के लिए, या उतने दिन के लिए कि जब तक वो खुद इतना खुश्क हो जाए। उससे ये होगा कि आपका अच्छे उसकी सैनिटेशन हो जाएगी, कि जितना भी कोई उसमें अब नॉर्मल मटेरियल है वगैरह उसमें से खत्म हो जाएगा। बाकी फिर आप जो ये तो वॉशिंग का है कि आपने वॉशिंग की, उसकी जितनी चीजें हैं पिछले फ्लॉक की निकाल दी, उसके बाद आपने डिसइंफेक्शन करना होता है। अब डिसइंफेक्शन में डिफरेंट टर्मिनल डिसइंफेक्शन में बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं। हमारे हैं सीनियर डॉक्टर कुरैशी साहब हैं, मेरे ख्याल से हमारे पैनल भी हैं और ग्रुप में भी ऐड हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमने बनाया था पोल्ट्री में टर्मिनल डिसइंफेक्शन का। लेकिन वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, लेकिन चूंकि हर बंदा इतना खर्चा नहीं कर सकता, कंपनीज तो कर देती हैं, हर बंदा जो आम कन्वेंशनल फार्मिंग वाले हैं वो नहीं कर सकते। उनके लिए एक सिंपल है कि आप कार्बोलिक एसिड जो है वो सस्ता पड़ता है, 4% गॉलिक एसिड का सोल्यूशन तैयार करें, उसको सारे फार्म पे स्प्रे कर दें। पहले होती थी फार्मालिन लोग यूज करते थे, लेकिन फार्मालिन चूंकि अभी बैन है तो उसके एक अल्टरनेट है कि आप 4% कार्बोलिक एसिड सोल्यूशन तैयार करें और वो आप पूरे फार्म को आप डिसइंफेक्ट कर लें। इसके बाद फिर आपने ये सारा काम डिसइंफेक्शन के बाद आपने शेड की फ्यूमिगेशन की तरफ आना होता है, कि फ्यूमिगेशन नहीं है आपने शेड में। फ्यूमिगेशन भी इसलिए जरूरी है कि कोई इंसेक्ट रह जाता है, कोई जर्म रह जाए आपकी वाल्स में रह जाता है, वो आपकी किसी दिल में रह जाता है, तो वो अच्छी फ्यूमिगेशन करेंगे तो वो भी आपका जो है वो हो जाएगा। उसका भी मेयारी तरीका यही है कि आप 2 इस्तेमाल लें और एक ही सब पोटाश मैग्नेट के लेके, तो 100 जो क्यूबिक फुट है उसके लिए 40 ml फॉर्मलिन इस्तेमाल करनी है, और 20 ग्राम आपने पिंक जिसको पोटाशियम पर मैग्नेट कहते हैं वो इस्तेमाल के आपने इसकी फ्यूमिगेशन करके, तो आपने शेड जो है वो ऐसे 2 हफ्ते तक आपने इसको सील करना है ताकि कोई भी आमदोरफ्त न हो। ये सब चीजें जो हैं वो आपका आने से पहले। अब जब ब्रूडिंग की बात आती है तो आपने ब्रूडर जो है वो तैयार करने हैं। ब्रूडिंग का ये कर लें कि जितनी भी मेंटेन रिपेयर वाली हैं वो आप अच्छी कर लें पहले से, तब बाद में को इन वो खत्म हो सके। तो
अपने जो टेम्परेचर है ब्रीडिंग में, उसमें ये गर्मी में आपने 10 घंटे पहले 48 घंटे पहले करना स्टार्ट लेना है, ताकि बरादा जो है वो डालना रहे। उसके साथ एक पानी के वाले से बड़ी एहतियात है कि आप पानी करीबन 8 घंटे पहले जो है बर्फ में डाल देना होता है, कि पानी जो है वो उसका भी टेम्परेचर एक ऑप्टिमम लेवल पे रहे। बाकी बुनी के वाले से टेम्परेचर जो है वो तकरीबन सारे लोग मिल गए हैं कि 3 दिन का हम उसको केज ऑप्शन देते हैं 32 से 33 डिग्री, और फ्लो पे हम 30 से 35 देते हैं। फिर 4 से 7 दिन तक हम केज 33 से 32 हैं और फ्लोर पे 31 से 33 हैं। फिर दूसरे में जाके हमें इसको नीचे लेके आना होता है 28 डिग्री तक, और फिर हर हफ्ते जो है वो 2 डिग्री कम करते करते आप इसको 23 डिग्री तक इसको जाते हैं। लेकिन जो इस मौसम में ये जो नरम मौसम है, इसमें काफी मुश्किल मतलब प्रैक्टिस भी देखा है कि हमारे ग्रुप में भी नामिया वाले से जो है वो ट्रेन करने मौसम में अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी है कि आपकी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो मतलब बर्ड कुछ बेसिल हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो वो भी आपने इसका ध्यान होता है। वो उन सारी चीजों के वाले से आप काउंसलिंग कर रहते हैं, चिल इफेक्ट, विंड स्पीड और एयर वेलोसिटी, ये सारी चीजें जो ब्रूडिंग में आपने ये सारी चीजें एक साइड। फिर सबसे आपका चूजा आ गया तो उसकी चूजे के आने से पहले जो आप उनकी मैनेजमेंट आपने फीडर का बंदोबस्त लेना होता है। एक्स्ट्रा जो आपने बेबी पॉन्ड वाले जो हैं उसका इस्तेमाल करना होता है। तो गार्ड्स लगाते हैं, चीफ गार्ड की कोशिश करें कि एज जो है वो 14 से 28 तक हो और एक गार्ड में 500 से ज्यादा चुना हो। अब ये लेयर वाले से एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने इसका वजन और फॉर्म को बहुत ज्यादा रखना होता है। आपको कब्जा आ गया तो अपने प्लेस कैसे करना है, तो उसको आपने गार्ड्स बनाने हैं। गार्ड जो है आप 500 चूजे के लिए एक गार्ड बनाना है। तो जो स्पेस है वो तकरीबन जो स्टैंडर्ड स्पेस वाले दिन की है वो 0.4 स्क्वायर जो होती है वो आपकी एक चूजे के लिए होती है। आप उसी हिसाब से शेड के डिफरेंट गार्ड्स बना के, तो जैसे ही चीक का आता है तो उसको उस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर आपने चीक की क्वालिटी चेक करनी है। उसका भी जो है तरीका किया है कि आप उसकी लेग्स देखें कि किसी चूजे में कोई लेमनेस तो नहीं है, किसी चूजे का जो बटन फॉर्मेशन है उसका जो लेवल कार्ड है वो आया कि सही डिटैच हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर चिक क्वालिटी आपकी अच्छी है तो ऐसा चिक लें। और उससे भी पहले बहुत ज्यादा अच्छा फ्लॉक को करना है तो आप ये भी गौर करें कि जिस जिस से आप ले रहे हैं, जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, तो उसके जो टाइटल हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है, उसमें कोई साल्मोनेला का मसला तो नहीं, उसमें कोई आपका माइकोप्लाज्मा का कुछ तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपकी कंजेंटल होती हैं जो आपकी हेरिडिटी में वक्ती तौर पे आगे चली। तो जितना अच्छा साउंड फ्लाक होगा आपका पेरेंट होगा, इतना अच्छा ही आपका आगे चूजा है उसकी बुनियाद होती है। तो ये चीजें जो टेक्निकल चीजें होती हैं ये चेक करने वाली हैं कि आपका चूजा आपने किस कंपनी से लिया है, किस सार का चूजा लिया है, किस क्वालिटी का चूजा लिया है, ये बड़ी मैटर करती है। अब आपका चीक आ गया तो आते साथ ही उसको फीड ऑफर करनी होती है, पानी ऑफर करना होता है। फिर आपने उसकी फ्लशिंग की है 4% जो ग्लूकोज या मतलब चीनी भी इस्तेमाल करें शुगर सोल्यूशन के साथ, ताकि उसको एनर्जी मिले। जो है स्ट्रेस से आया होता है, थकावट से आया होता है, तो आपने 4% शुगर सोल्यूशन है उसके साथ उसकी फ्लशिंग करनी है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसका टेम्परेचर पूरा करना है। और आपने फिर खुद करना है कि आया कि आपका ऑक्सीजन का जो अंदर लेवल है वो किस हद तक अच्छा है, आपको खुद तो सफोकेशन नहीं फील। और उस हिसाब से आपको लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए उस थोड़ा सा एक हवा जो है उसको थोड़ा सिंग आप दे सकते हैं। किसी वैसे आप पंखा में भी चलाएं, लेकिन थोड़ी सी वेंट आप जिस तरह देश में सूत्र 2 सूत्र इस तरीके से कि आप थोड़ा बहुत उसको आप ऑक्सीजन की जो उसकी कंसंट्रेशन उसको बेहतर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ब्रूडर होते हैं मोस्टली लोग जो होते हैं वो बर्निंग का जब भी कोई मसला होगा ब्रूडर में, चाहे वो डीजल वाले हों चाहे वो लकड़ी वाले हों, तो जाहिर बात है जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो जब थोड़ा सा उसको देते हैं कोई मिलीमीटर्स में, तो फिर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो डाइल्यूट हो जाती है। वो गैसेज है खास कंसंट्रेशन हमने लास्ट टाइम उसमें भी शेयर था कि आपने जो वेंटिलेशन है वो यही है कि अपने जो अब नॉर्मल गैसेज हैं उनको निकालना है और फ्रेश गैसेज को अंदर के आना है। तो ये एक अलग से एक बहुत बड़ा चैप्टर है वेंटिलेशन का, उस पर भी इंशाल्लाह हम करेंगे बात। तो सबसे पहले आपने मतलब
बरादे के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बरादा उस लेवल कितना रखना है, किस तरह का उसका, क्योंकि ज़रूरी है बरादा आपका तकरीबन 3 से 4 इंच का जो है ना वो लेयर के लिए कम से कम इतना, इससे ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने उसको लंबे टाइम के लिए रखा है। तो जितनी अगर पराली जो है, जितनी अगर आप इसको 6 इंच तक भी लेके जाएं तो वो भी आपकी है। फिर आपको बरादे के ऊपर जो है वो अखबारी कागज रखना होता है, उसको डाल रखना होता है, फीड ऑफर करनी होती है चूजे को, ताकि वो चूजे को फीड लेना आसान हो, चूजे बरादा ना खाएं, बरादा के तो उसके लिए डाइजेशन इशू बन सकते हैं। फिर आपने रूम में डिफरेंट प्लेसेस पे थर्मामीटर रखने होते हैं, ताकि आप डिफरेंट लेवल पे आप टेम्परेचर नोट कर सकें, इसलिए कि एक चूजे के लेवल पे, और ये चीज़ें मेंटेन करने वाली ज़रूरी हैं। बाकी अगर चूजा मतलब उसे कि बिहेवियर किया, चूजे के रवैये के वाले से, आप जैसे ही चूजा आता है आपको पता चल जाता है कि आपका चूजा सा है और का अंदर शेड का मुंह कैसा है। अगर मुनासिब तौर पर चूजे कमरे में घूम फिर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इंतजाम जो शेड का दर्ज आता है वो इंतहाई मुनासिब है। अगर चूजे इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको ठंड लग रही है। अगर मतलब चूजे उनको फैला के मुंह खोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि शेड का दर्जा हरारत आपका ज्यादा है। एक चीज हमेशा नोट करने वाली है कि एक दर्जा हरारत वो है, टेम्परेचर मीटर दे रहे होते हैं, सेंसर दे रहे होते हैं, वो होता है जो बर्ड फील कर रहा हो। तो वो उसकी चूजे के अपने एक बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा है। और एक बार नहीं मैनेज होता तो उसमें डिजीज भी आ सकती हैं, नेवल कार्ड के इशू आते हैं, फेलाइटिस आ सकता है। ये जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो सारे इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। अगर चूजे मतलब आपके अच्छी तरह खुराक पानी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मुनासिब है। और अगर खामोश उन्हें ठंड लग रही, अगर चूजे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें गर्मी फील हो रही है, आपको अपना टेम्परेचर उसमें हमने बैलेंस में होता है। बाकी ऑक्सीजन के हवाले से पहले बता चुका हूँ। तो ये चूज़ा आने से पहले फिर आपने जो उसके फीडर्स हैं वो करने होते हैं, फिर आपकी वैक्सीनेशन पहले दिन पे स्प्रे वैक्सीनेशन होती है, उसकी अभी म्यारी तरीका आपने उसको किस तरीके से करना है। आपने उसके लिए वेंटिलेशन जो होती है वो बंद करनी होती है, स्प्रे प्रॉपर हो, चूँकि ऊपर प्रॉपर स्प्रे हो, और उसकी जो पानी की मिकदार है आपने कितनी लेनी है जो आपके सब चूज़ों के लिए बराबर हो जाए, उसकी डोजिंग वगैरह हो। और इसके साथ साथ हमने बाकी जो पैरामीटर्स में होते हैं, लाइट एक सबसे ज़रूरी चीज़ लेयर में मेंटेन मैनेज करने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ वो लाइट, क्योंकि लाइट पे ही जो है वो अंडे का सिस्टम है ना वो चलना होता है। लेइंग पे या ओवुल जो अंडे का बनने का सिस्टम है वो होता है लाइट पे है। आप जितनी अच्छी लाइट मैनेज करेंगे इतनी अच्छी आप प्रोडक्शन लेंगे। मतलब ये आपने कुछ लोग ये करते हैं कि 24 घंटे लाइट देते हैं, ठीक है, मतलब पहले दिन आप अगर 24 घंटे देते हैं तो दूसरे दिन आपको लाजमी तौर पे 1 घंटे का बीच में से ब्रेक करें, ताकि आप फर्ज क्या, अगर आप हफ्ते बाद जाके करेंगे तो बीच में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आएगी तो चूजा इकट्ठा हो जाएगा, मोर्टेलिटी हो जाएगी। इसलिए आप पहले दिन ही आप बिहेवियर तौर पर उसको जो है ना चूजे को ट्रेन करना होता है कि आपने उसकी लाइट क्या करनी है। मतलब इसके लिए जो बेहतर जो अमरीकन करते हैं कि पहले 3 दिन जो है ना वो 22 घंटे रोशनी दें, 2 घंटे जो है उसको आते साथ ही चूजे इस चीज़ का आदी बनाए, लाइट को जो ऑफ करने का स्टिमुलस दें, ताकि चूजा जब कल आप जब लाइट ऑफ करें तो आपको कोई मसला ना हो। फिर 4 से 7 दिन तक आपने उसको 21 घंटे रोशनी देनी है। और फिर पहले हफ्ते के दौरान एक जो जरूरी चीज़ दूसरी है मेंटेन लाइट ड्यूरेशन के साथ साथ उसकी जो शिद्दत इंटेंसिटी है उसको हमने कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंटेंसिटी भी आपका चूज़ा जो है वो आपकी इंटेंसिटी में नहीं होगी तो आपको लेटर इन लाइफ जो है ना आप लैब्स के इश्यूज आ सकते हैं, आपको पिकिंग के मसले, चूजे एक दूसरे को खाना शुरू कर लेते हैं, कि आपकी खराब हो सकती है, वो बैड वाइसेस आती हैं। बैड वाइसेस किसी भी सिचुएशन में फिर कंट्रोल नहीं होती, जो आदत फिल मौत। तो आदतें जो आती हैं वो आपने चूजे को जितना अच्छा आप मैनेज करेंगे उतनी अच्छी उसकी जो है वो उसकी आदत बनेगी। तो इंटेंसिटी के वाले से है कि पहले हफ्ते को आपने जो लाइट की जो है रोशनी की शिद्दत वो 30 से 40 लक्स रखनी है, और ताकि पहले हफ्ते में ये होता है कि उसको फीडर्स जो हैं वो आपको अच्छे से नजर आए। दूसरे हफ्ते में आपने इसकी रोशनी की शिद्दत कम करके उसको आप 20 से 25 लक्स कर दें, और फिर रोशनी दौरानिया आपने आस्ते आस्ते जो है ना वो कम करना है। मतलब इसमें दूसरे हफ्ते आपने जब आप 21 घंटे लेते हैं तो तीसरे हफ्ते में आप ये करेंगे रोजाना जो है वो 15 मिनट जो है वो लाइट का दौरानिया कम करते जाएं। डेली 15 मिनट आप करते जाएंगे तो आपका
जहाँ तक कि आपका 9 घंटे तक दौरानिया आ जाएगा। डे बाय डे आपका 4 हफ्तों के एंड पे आप जाके 9 घंटे पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें फिर आपने तकरीबन 9 घंटे लाइट आपने देनी है। उसकी इंटेंसिटी जब आपका हो शुरू हो 6वां हफ्ता, तो उसके बाद आपने इसकी मजीद कर देनी है। दूसरे में रोजाना 5 मिनट दौरानिया कम करते हैं और उसके मतलब रोशनी का दौरानिया जो है आपका 5 घंटे तक आ जाएगा। 16 हफ्ते तक इनका 9 के रखना है। 17 में हम इसको दोबारा से स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि मछली जो ले रही है वो हमारी जो है वो यहाँ पे आके तो अंडा करती है। तो ये सारा ग्रोइंग और पीरियड का है। बहरहाल इस तरीके से मैनेज करना कि पहले 5 हफ्ते जो है आपने लाइट जो है वो 30 लक्स देनी और 6वें हफ्ते आपने जाके कम कर लेना है। 6वें हफ्ते आपने लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको 10 कर देना है, इसलिए कि वो वहाँ पे 6वें हफ्ते में जाके उसने सिस्टम आपको वाला सिस्टम है तभी जाके उस डेवलप होना शुरू होता है। तो उस दौरान आपने उसकी लाइट की जो है 6वें हफ्ते आपने उसका लक्स कर देना। और इसके अलावा हमने जो वैक्सीन वाले से तो पूरा शेड्यूल है डिफरेंट ईयर्स में जो डिजीज प्रिवेल कर रही हैं, जो जो बीमारियां पाई थी उसके वाले से एक वैक्सीन शेड्यूल तय है। वहाँ के जो बेस जो वेटनेरियन वो उस वाले से शेड्यूल देते हैं। उसमें जो जनरल जो के कार हैं आपने में देनी है, आपने ड्रिंकिंग वाटर में सब में देनी है, इंजेक्शन सब करना है। तो इस वाले से खासी हैं प्रिकॉशन वो भी हम लेटर जब अपना कोर्स करवाएं, क्योंकि अभी तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं जो भी ना ये कोकी वाले से एक है प्लान है कि अल्लाह ताला इसको आगे लेके स्कूल लर्निंग को बहुत आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो सारी चीजें जो टेक्निक हैं वे हम डिस्कस करते रहेंगे। कौन मतलब ये अलग अलग भी थोड़ी बहुत भी से पूरा चैप्टर है। वेंटिलेशन के हवाले से हो गया, वैक्सीनेशन के हवाले से हो गया, फिर आपटिंग के हवाले से हो, तो ये अच्छे एस्पेक्ट्स पे पूरा हो सकता है। तो बड़ा मोटे मोटे चीजें टैकल हैं वो आपके साथ जो है इस मुख्तसर में शेयर होती हैं। आपके वास्ते ये है कि अपने उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक का आपने वो खराब नहीं है, ताकि आपका स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका वर्क भी है। 4 हफ्ते फिर आपने करके रिकॉर्ड्स में होते हैं, रिकॉर्ड के सामने फिर ग्राफ बना को कंपेयर करना है कि हमारा बर्ड कैसा है। क्योंकि लेयर में एक चीज जो सबसे जरूरी है वो गेन और यूनिफॉर्मिटी है। जितना आपका अच्छा गेन होगा, यूनिफॉर्म वेट गेन होगा, उस वो अफलाक के लिए बेहतर है। यूनिफॉर्मिटी के वाली ये है कि आप जितनी अच्छी यूनिफॉर्म हासिल करेंगे इतने अफलाक की अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इन द लाइफ होगी। उसमें यह है कि आपने ग्रेडिंग जो है एक एलिमेंट है, जो ग्रेडिंग हमने मतलब 3 से 4थे हफ्ते से ही हमने वजन करके तो ग्रेडिंग करना शुरू कर लेनी है। डिफरेंट ग्रेड्स बनाने होते हैं, उनको अलग से फीडिंग करनी है, अलग से उसकी लाइटिंग जो है वो अगर फर्ज किया कोई बर्ड जो है वो आप देखते हैं कि ओवरवेट हो गया तो उसकी फीड कम करनी है, तो जहरी बात उसके साथ उसकी लाइट दिए गए हैं अपने। दूसरे जो इसी के वाले से खुराक के वाले से भी स्टैंडर्ड जो है हर ब्रीड के स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं कि कितनी खुराक देनी है। बाकी ब्रूडिंग के वाले से जो मेनली हमारे जो हैं कंसेप्ट इसमें हमने फ्लशिंग और हम मेडिकेशन के वाले से ये है कि हम पहले हफ्ते पे इसको हमने देने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, वाइटामिन देने हैं पहले हफ्ते पे। और वो एक काम और कर सकते हैं, कोई अच्छी एंटीबायोटिक हम इसको दे सकते हैं पहले हफ्ते में 3 दिन का कोर्स, ताकि हमें अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शन है तो उससे हमारी एक अच्छी बेस बन जाए। लेकिन एक चीज याद रखें कि विदाउट एनी रीजन मेडिसिन भी नहीं कि अंधाधुंध आप मेडिसिन दे के तो उसका आपने डिलीवरी खराब कर लेना है, क्योंकि इस फ्लॉक ने आपको 2 साल तक परफॉर्म करना होता है। तो जो भी चीज आपने मेडिसिन देनी है वो कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के उसकी हमने मेडिकेशन करनी होती है। हाँ अलबत्ता पहले हफ्ते में आप 3 दिन के लिए अच्छी कोई मेडिसिन जो उस इलाके में जो जर्म्स हैं आपके जितने बैक्टीरियाज हैं जिस तरह के भी प्रिवेल करते हैं, उस हवाले से ये है कि आप मेडिकेशन उसकी करें। बाकी जो टेम्परेचर के हवाले से हैं चीज़ें वो और वेंटिलेशन के हवाले से ये सारी क्योंकि ये मैटर करती हैं, तो इंशाल्लाह साथ साथ हम इस पे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ठीक थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। और सच्ची बात है कि आपने बड़े ही अहम पॉइंट जो है वो उनको जो है उठाया है।
और ये सारी चीजें जो है जब तक रिकॉर्ड भी ना हो और एक लिस्ट ना हो, उस हिसाब से बंदा वन बाय वन इसको चेक लिस्ट रखे, इसकी एक चेक लिस्ट जो है आपने जो बनाई है, वेरी गुड सर। और डेफिनेटली ये जो है ब्रूडिंग के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि पहले आप जो आपका चूजा है उसका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल कर लें, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करें, एक अच्छी उसको आप उसकी रिसेप्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फिर वो बाद में चूजा उसका आउटपुट देता है। तो डॉक्टर साहब सो नाइस, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते आपसे ये कहूंगा कि आप हमें ये बता दें कि डॉक्टर साहब ये मैं वो सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जब चिक्स आने से पहले आप उसको अपने शेड को जो है उसको सब डिसइंफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छी रिजल्ट है वो जरा बता दें हमें। ठीक हो जी सर। जो अल्लाह ताला इस पे मजीद जो है हम आगे चल के तो करेंगे, इस पे प्रॉपर प्रेजेंटेशंस भी देंगे। तो जो सबसे जो कन्वीनियंट है वो कार्बोलिक एसिड का महलूल ही है कि हर तरफ स्प्रे कर लें। 4% कार्बोलिक एसिड का सोल्यूशन है कि वो हम पूरे शेड में स्प्रे कर लें, डिसइंफेक्ट कर लें। बाकी इसके अलावा भी मेडिसिन चलती हैं। एलडी कोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो विरकॉन एक है एंटी जो वायरल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर है, जो आपको सस्ता पड़ेगा, वो यही कार्बोलिक एसिड जो है ना वो आपको बेहतर रहेगा। बाकी आपने अपने फार्म के प्रोटोकॉल से, कंपनीज के प्रोटोकॉल से मेडिसिन यूज करनी होती है, तो ये है ना, ये बेहतर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नवाज अहमद साहब, लेयर स्पेसिस। आपने हमें टाइम दिया और आप ये बड़ा अच्छा जो आप कोर्स जो आपने डिजाइन किया है, रियली वंडरफुल सर। और बड़ा ट्विस्ट ऑफ नॉलेज है इसमें, और डेफिनेटली ये कोर्स इफेक्टिव होगा। तो ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक